गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बायोलॉजी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। तो बेटा, कल अपन ने क्रेब्स साइकिल आरेख बना के समझा था। अब देखो बेटा, यद्यपि वो पूरी की पूरी चीज़ आपको याद करने वाली है, फिर भी मैंने पूरा का पूरा आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे बना दिया था। अब मैं आपसे आशा ये करता हूँ कि आप सीट में देख के, एक रोज़ मैंने ग्लाइकोलाइसिस समझाया था, एक रोज़ यानी कि पिछले वीडियो में मैंने आपको क्रेब्स चक्र का आरेख बताया था। तो आपको ये दोनों प्रकार के आरेख टू द पॉइंट, जैसे कि मैंने आपके सामने बनाए हैं या जैसे कि सीट में बने हुए हैं, आपको ये दोनों प्रकार के आरेख पूरी तरह से, यदि मैं अपनी भाषा में बोलूं तो ये आपको बेटा रट लेने हैं। तो आज अपन इस वीडियो में क्रेब्स चक्र से संबंधित कुछ विशिष्ट बिंदु है ना, वो पढ़ रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक सुनें। पहला पॉइंट, क्रेब्स चक्र की क्रिया के दौरान क्रेब्स चक्र की क्रिया के दौरान क्रेब्स चक्र की क्रिया के दौरान विभिन्न उच्च ऊर्जा विभिन्न उच्च ऊर्जा युक्त अणु विभिन्न उच्च ऊर्जा युक्त अणु निर्मित होते हैं ठीक है ना, जो ईटीएस के दौरान एटीपी अणुओं का उत्पादन करते हैं। जो ईटीएस आगे पढ़ाऊंगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ईटीएस के दौरान एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करते हैं क्रेब्स चक्र के दौरान। ठीक है, क्रेब्स चक्र के दौरान अब क्या क्या होगा बेटा, वो अपन को आगे पढ़ना है। तो देखो, जो मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, ये मैं एक बार कह देता हूँ कि क्रेब्स चक्र की क्रिया के दौरान विभिन्न उच्च ऊर्जा युक्त अणु, जैसे बेटा NADH2, FADH2, GTP आदि निर्मित होते हैं। ठीक है, ये बेटा उच्च ऊर्जा युक्त अणु इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान ATP के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब कैसे कैसे ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, ये अपन को अब आगे पढ़ना है। देखिए, पायरुविक अम्ल के वायवीय ऑक्सीकरण द्वारा शुरुआत से देख रहे हैं अपन। पायरुविक अम्ल के वायवीय ऑक्सीकरण द्वारा एक मोल NADH2 निर्मित होता है। पहली रिएक्शन में बेटा आप अपने आरेख को खोल के देखिए कि जब अपन ने पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करवाया था
तो उस समय पायरुविक अम्ल के वायवीय ऑक्सीकरण के द्वारा 1 मोल NaDH2 का निर्माण हुआ था तथा क्रेब्स चक्र के दौरान क्रेब्स चक्र के प्रथम उत्पाद साइट्रिक अम्ल, क्रेब्स चक्र के प्रथम उत्पाद साइट्रिक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए के मध्य एसिटाइल कोएंजाइम ए के मध्य 3 मोल NaDH2, 1 मोल FADH2, 1 मोल FADH2 व 1 मोल GTP निर्मित होते हैं। ठीक है ना, सारी बात मैंने लिख दी। ये सभी ETS के दौरान क्रमशः 3 मोल, 2 मोल व 1 मोल ATP का उत्पादन करते हैं। अब देखो बेटा, यद्यपि आपको ये पूरी कहानी तब समझ में आएगी जब आपके सामने क्रेब्स साइकिल का आरेख बना हुआ होगा, क्योंकि आपको कल मैंने समझाया था कि क्रेब्स साइकिल के आरेख में 6 जगह ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, जिसमें NaDH2, FADH2 तथा GTP निर्मित होते हैं। ठीक है ना, और ये सभी ETS के दौरान ATP के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि यदि पायरुविक अम्ल का एक अणु ETS के द्वारा पायरुविक अम्ल का एक अणु ETS के द्वारा 15 मोल ATP का उत्पादन करता है। ठीक है बेटा, तो एक बार ये पूरी बात मैं आपके सामने बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे ये मिटानी होगी। तो आप देख लीजिए कि मैंने बोर्ड के ऊपर क्या लिखा है। देखो, पायरुविक अम्ल के वायवीय ऑक्सीकरण द्वारा 1 मोल NaDH2 निर्मित होता है। आप आरेख में देखना। ठीक है, तथा क्रेब्स चक्र के दौरान प्रथम उत्पाद साइट्रिक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए के मध्य 3 मोल NaDH2, 1 मोल FADH2 और 1 मोल GTP निर्मित होते हैं। ये सभी ETS के दौरान क्रमशः 3 मोल, 2 मोल और 1 मोल ATP का उत्पादन करते हैं।
अतः स्पष्ट है कि पायरुविक अम्ल का एक अणु ETS के द्वारा 15 मोल ATP का उत्पादन करता है। आप 1 मिनट इसी चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि जब भी इस वीडियो को आप पढ़ें तो आप अपने साथ में क्रेब्स साइकिल के आरेख को रखें, ठीक है ना, तभी आपके ये कहानी समझ में बैठेगी। तो देखिए बेटा, पॉइंट नंबर पहला, पायरुविक अम्ल से, है ना, सबसे पहले अपन ने बनाया था एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये बनाया था। और इस पूरी प्रक्रिया के अंदर अपन को 1 मोल NaDH2 प्राप्त हुए थे और ये 1 मोल NaDH2 ETS के दौरान 3 मोल ATP का उत्पादन करते हैं, ठीक है। अब आगे चलिए, नंबर 2, एसिटाइल कोएंजाइम ए से पुनः एसिटाइल कोएंजाइम ए तक, पुनः एसिटाइल कोएंजाइम ए तक क्या क्या बनेंगे बेटा? देखो, 3 मोल तो NaDH2 बनेंगे, आरेख में देखना, तो कितने मोल ATP के हो गए? 3 मोल ATP यहाँ हो गए और 9 मोल ATP यहाँ हो गए, है ना। इसके अलावा 1 मोल क्या बना? FADH2 और 1 मोल क्या बना? GTP, ठीक है। तो ये तो 2 मोल ATP बने और ये 1 मोल ATP बना। तो अब आप जोड़ लीजिए, 9 और 3 12 और 3 15 मोल। तो कुल मिला के बात ये हो गई बेटा, ध्यान से सुनना। अब जो आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए, तो पायरुविक अम्ल के एक अणु से यदि क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है तो ETS के दौरान कुल 15 मोल ATP का उत्पादन होता है। आपके सामने मैंने पूरी की पूरी कहानी ब्लैक बोर्ड पे लिख दी, बैठ गई होगी आपके समझ में। अब अगली बात सुनिए, चूंकि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु के विघटन से पायरुविक अम्ल के 2 मोल प्राप्त होते हैं, तो यदि आप क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया को ग्लूकोज से स्टार्ट करें तो ETS के दौरान 30 मोल ATP का उत्पादन होगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अब मैं समझता हूँ कि ये आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इन दोनों लाइनों को आपको एक बार फिर से कह के बताता हूँ, तो सुन लीजिए। देखो बेटा, यदि क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया पायरुविक अम्ल के एक अणु से स्टार्ट की जाती है तो ETS के दौरान कुल 15 मोल ATP का उत्पादन होगा। और बेटा, यदि क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया ग्लूकोज के 1 मोल से स्टार्ट की जाती है तो उस केस में टोटल ATP का उत्पादन 30 मोल होगा, क्योंकि ग्लूकोज का एक अणु ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के द्वारा 2 मोल पायरुविक अम्ल का निर्माण करता है, ठीक है बेटा। तो आपको ये याद रखना है कि ग्लूकोज के एक अणु को यदि क्रेब्स साइकिल के अंदर प्रवेश करवाया जाए तो ना उच्च ऊर्जा युक्त इतने अणु निर्मित होंगे कि वो ETS के दौरान कुल मिलाकर के 30 मोल ATP का निर्माण कर देंगे, ठीक है। आगे चलिए बेटा, यदि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनने वाले, ध्यान से सुनना है, यदि
ग्लाइकोलाइसिस में बनने वाले, यदि ग्लाइकोलाइसिस में बनने वाले NADH2, यदि ग्लाइकोलाइसिस में बनने वाले NADH2 मैलेट एस्पार्टेट शटल 2 मोल, मैलेट एस्पार्टेट शटल द्वारा, मैलेट एस्पार्टेट शटल द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले ETS में, माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले ETS में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते हैं तो ATP के 6 मोल बनते हैं। ATP के कितने मोल बनेंगे? 6 मोल बनते हैं। एक बात तो आपको ये याद रखनी है बेटा, और दूसरी बात आपको याद रखनी है, ऐसा होने पर ऑक्सीश्वसन में बनने वाले कुल ATP अणुओं की संख्या, ऐसी स्थिति में ऑक्सीश्वसन में बनने वाले कुल ATP अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 38 होगी। तो एक बात तो बेटा आपको ये याद रखनी है, और एक बात मैं ऊपर लिख रहा हूँ, वो भी एक्चुअल में शटल का नाम परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना? क्या बदल जाएगा? शटल का नाम। तो मैं क्या लिखूंगा? यदि ग्लाइकोलाइसिस में बनने वाले 2 मोल NADH2, 2 मोल NADH2 ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, यहाँ पे शटल का नाम दूसरा हो गया, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले ETS में प्रवेश करते हैं, ETS में प्रवेश करते हैं, तो ATP के, चाहे ऐसे बोल दो, तो इनके द्वारा FAD+ का अपचयन होता है, इनके द्वारा FAD+ का अपचयन होता है। इनके द्वारा, वापस बोल रहा हूँ, यदि ग्लाइकोलाइसिस में बनने वाले NADH2 के 2 मोल ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल द्वारा ETS में प्रवेश करते हैं, तो इनके द्वारा FAD+ का अपचयन होता है, जिससे केवल 4 अणु ATP बनते हैं, जिससे केवल 4 अणु ATP निर्मित होते हैं, 4 अणु ATP निर्मित होते हैं। ऐसी स्थिति में ऑक्सीश्वसन में बनने वाले
एटीपी अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 36 हो जाएगी। तो एक और ये दूसरी बात, ये दोनों की दोनों बात आपको याद रखनी है। देखो इसमें तो ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल द्वारा और इसमें मैलेट एस्पार्टेट शटल द्वारा। अब ये दोनों की दोनों बात एक बार मैं आपके सामने बोल देता हूँ, उसके बाद अपन क्रेब्स साइकिल की क्रिया का महत्व पढ़ेंगे तो अपना क्रेब्स साइकिल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बेटा, यदि ग्लाइकोलाइसिस में बनने वाले NADH2 के 2 मोल, अब गौर करना, मैलेट एस्पार्टेट शटल द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले ETS में प्रवेश करते हैं तो ATP के 6 मोल निर्मित होते हैं। तो बेटा 30 मोल तो अपन ने पढ़ लिए क्रेब्स चक्र में, 6 मोल अपन ने ये पढ़ लिए और 2 मोल बेटा नेट ग्लाइकोलाइसिस में प्राप्त हुए थे। तो ऑक्सी श्वसन के द्वारा बनने वाले कुल ATP अणुओं की संख्या 38 हो गई। तो आपको ना इस शटल का नाम याद रखना पड़ेगा। क्या नाम है शटल का? मैलेट एस्पार्टेट शटल। अब दूसरी बात पे आ जाइए कि यदि ग्लाइकोलाइसिस में बनने वाले 2 मोल NADH2 ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में चलने वाले ETS में प्रवेश करते हैं तो केवल NAD+ का अपचयन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 4 मोल ATP उत्पादित होते हैं। और ऐसी स्थिति में ऑक्सी श्वसन के द्वारा, या यूँ बोल दो कि ऑक्सी श्वसन में, ऐसी स्थिति में ऑक्सी श्वसन में एक ग्लूकोज के अणु से केवल 4 मोल, टोटल बोलें तो अपन 36 मोल ATP अणुओं का उत्पादन होगा। तो आप ये याद रखेंगे। एक बार मैं बोर्ड पे दोबारा से बता रहा हूँ। देखिए भाई, ध्यान से देखना। देखो पहली बात 1 मोल ग्लूकोज, ठीक है ना। आगे मैं लिख रहा हूँ 2 मोल NADH2। ये कौन से हैं बेटा? ग्लाइकोलाइसिस वाले हैं, ठीक है। यदि कौन से शटल के द्वारा? मैलेट एस्पार्टेट शटल द्वारा, मैलेट एस्पार्टेट शटल द्वारा ETS में प्रवेश करते हैं तो 2 मोल NADH2 से 6 मोल ATP का उत्पादन होता है। एक बात। दूसरी बात पे आ जाओ कि यदि ग्लाइकोलाइसिस में बनने वाले 2 मोल NADH2 ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल द्वारा, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में चलने वाले ETS में प्रवेश करते हैं तो केवल बेटा FAD+ का अपचयन होता है और 4 मोल ATP निर्मित होते हैं। सुन लिया? तो ये टेबल बड़े काम की है, आपको याद रखनी पड़ेगी। अब आपके सामने ये दोनों के दोनों पॉइंट एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ। देखिए बेटा, क्या बोलेंगे इसमें अपन, ध्यान से सुन लें कि यदि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में बनने वाले 2 मोल NADH2 मैलेट एस्पार्टेट शटल द्वारा
माइटोकॉन्ड्रिया में चलने वाले ETS में प्रवेश करते हैं तो 2 मोल NADH2 से 6 मोल ATP का उत्पादन होगा। और बेटा ऐसी स्थिति में ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीशोषण द्वारा पूर्ण ऑक्सीकरण से कुल 38 मोल ATP निर्मित होंगे। अब दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी बात क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं, कि ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में बनने वाले 2 मोल NADH2 यदि ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले ETS में प्रवेश करते हैं तो उस स्थिति में केवल FAD+ का अपचयन होता है और इस स्थिति में केवल कितने मोल बेटा, इस स्थिति में केवल 4 मोल ATP का उत्पादन होता है। तो आप कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीशोषण द्वारा ऑक्सीकरण से ATP के 36 मोल निर्मित होते हैं। वैसे आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ बेटा, कि यदि आपसे सिंपली ये पूछा जाए कि भाई ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने मोल ATP का उत्पादन होता है, तो आपको ना मैलेट एस्पार्टेट शटल को ध्यान में रखते हुए आंसर 38 मोल ATP देना है। पर यदि बेटा आपसे ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल का नाम उपयोग में लेते हुए प्रश्न पूछा जाता है कि भाई एक अणु ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, पूर्ण ऑक्सीकरण से, जबकि NADH2 का माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल द्वारा होता है, तो उस स्थिति में कुल 36 मोल ATP का उत्पादन होता है। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। कल सबसे पहले अपन क्रेब्स चक्र का महत्व पढ़ेंगे, उसके बाद में ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र की प्रक्रियाओं में डिफरेंसेस पढ़ेंगे। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप सभी ने सीट खरीद ली होगी बेटा, और ये दोनों अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। फिलहाल आप दोनों के आरेखों को बनाने की रफ कॉपी में प्रयास करें, ठीक है, क्योंकि ये आपको पूरे के पूरे बिना देखे आने चाहिए। जब आपको ये पूरे आ जाएंगे ना, तभी आप इन दोनों प्रक्रियाओं में ATP अकाउंट्स वगैरह की गणना कर पाएंगे। धन्यवाद।